अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि चूंकि हमने ना फाटक फलांगा है और ना दीवारें, इसलिए ना अलार्म बजा और ना मफलूज कर देने वाली रेज हम पर पड़ी। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, और चांग के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के आसार उभर आए। चांग के साथ साथ सलागों के मेकअप शुदा चेहरे पर भी हैरत और तहसीन के आसार नुमाया हो गए थे। बस तुम्हारे सवालात ख़त्म हो गए, अब मैं पूछना शुरू करूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हो कौन? चांग ने कहा। हमारा ताल्लुक इंसानों के ग्रुप से है, जबकि मुझे बताया गया है कि तुम्हें यहाँ बाचान में भूत के नाम से याद किया जाता है। बहरहाल, अब तुम्हारे सवालात ख़त्म और अब मैं पूछना शुरू करता हूँ। ये बताओ कि यांग का वो ख़ास अड्डा कहाँ है जहाँ वो छुपा रहता है? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा, लेकिन यांग का लफ्ज़ सुनते ही चांग इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म पर किसी ने कोड़ी की ज़रब लगा दी हो। यांग? कौन यांग? मैं किसी यांग को नहीं जानता। चांग ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में लाते हुए जवाब दिया। यांग का तारुफ मैं करा दूं? दरअसल मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी का चेहरा हमेशा के लिए मसख हो जाए और तुम अपनी हड्डियां तोड़वाकर बाकी सारी उम्र बिस्तर पर पड़े सिसकते रहो। इसलिए मैं तशद्दुद की बजाय कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सब कुछ खुद ही बता दो। यांग ली ग्रुप का सरबराह है और तुम ली ग्रुप के अहम अहदेदार हो। ली ग्रुप मंशियात का बहुत बड़ा स्मगलिंग रैकेट है। बहरहाल, आजकल यांग की खूबसूरत बीवी कोमो ने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया है जिसमें तुम नंबर 2 हो, और तुमने आज कोमो के कहने पर संग हैंग क्लब को बमों से तबाह करके उसके मुखालिफों का खात्मा किया है। लेकिन मुझे कोमो या उसके ग्रुप से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यांग का वो पता चाहिए जहाँ वो हर सूरत में मिल जाता हो। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। यांग का रिहायशी महल है होक्किडो में और वो वहीं रहता है। तुम होक्किडो पहुंचकर किसी से पूछ लो, वो तुम्हें उस महल तक पहुंचा देगा। इस बार चांग ने जवाब दिया और इमरान तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। इन मालूमात का बेहद शुक्रिया, लेकिन इसका मुझे भी इल्म है। बज़ाहिर यांग इसी महल में रहता है और इसका दफ्तर भी इसी महल में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यांग दरअसल वहाँ नहीं रहता। अलबत्ता सिर्फ कभी कभार वहाँ जाता ज़रूर है। उसका असल ठिकाना कहीं और है और मुझे उस ठिकाने का पता चाहिए। इमरान ने कहा। मुझे तो उसके किसी ऐसे ठिकाने का इल्म नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। चांग ने कहा। ओके, इसका मतलब है कि बातों का यानी थ्योरी का पीरियड ख़त्म हो गया। अब हमें कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। ठीक है ड्यूड, चांग की बीवी चैकी की नाक काट दो। इसकी बनावट कुछ अच्छी नहीं है, ये बाद में प्लास्टिक सर्जरी कराकर खूबसूरत सी नाक बनवा लेंगी। इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, और सलागो, जिसे इमरान मेकअप की वजह से ड्यूड कह रहा था, सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने जेब से एक तेज़धार खंजर बाहर निकाल लिया था। ठहरो, रुक जाओ प्लीज़, फॉर गॉड सेक, रुक जाओ। चैकी ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए इंतहाई खौफजदा अंदाज में चीखते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसके किसी ठिकाने का इल्म नहीं है। मैं उसके इतने करीब कभी नहीं रहा, और वैसे भी वो इन मामलात में इंतहाई मोहतात आदमी है। चांग ने जल्दी से कहा, और इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। चलो ये बता दो कि वो वाटर पावर के लिए क्या काम कर रहा है? इमरान ने दूसरा सवाल किया। वाटर पावर? वो क्या होता है? चांग ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान का मुंह बन गया, क्योंकि सलागो की ये बात गलत साबित हो रही थी कि चांग यांग का ख़ास तरीन आदमी है। चांग को वाकई किसी बात का इल्म न था। वो एक खुसूसी मिशन पर काम कर रहा है, समंदर की तह में। इमरान ने अंदाजे से कहा। मुझे मालूम नहीं, ली ग्रुप बेहद वसी है। मैं तो उसके एक शोबे एक्शन ग्रुप का लीडर हूँ। हमारे शोबे का काम मंशियात की सप्लाई की हिफाजत करना है या किसी आदमी या एजेंट का खात्मा करना है। इसके अलावा मुझे कतई मालूम नहीं है कि यांग क्या करता रहता है। मुझे तो ज़ाती तौर पर यांग से मिले हुए भी कम से कम 1 साल हो गया होगा। चांग ने जल्दी जल्दी जवाब देते हुए कहा। तुम आजकल कोमो ग्रुप के लीडर हो। कोमो इस वक्त कहाँ मौजूद है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मादाम से जब आखिरी बार मेरा राब्ता हुआ तो वो एक जजीरे में थी जिसे जोटान जजीरा कहा जाता है। मेरे ज़िम्मे एक खुसूसी मिशन था जो मैंने कामयाबी से पूरा कर लिया, तो मैंने ट्रांसमीटर पर मादाम कोमो को इत्तला दे दी। मादाम ने खुश होकर मुझे और ग्रुप को $1-1 लाख इनाम भी दिया और 1 हफ्ते की छुट्टी भी। मैं और चेकी 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने कल होनोलुलु जा रहे थे। हमारी सीटें भी बुक हो चुकी है। चांग ने जल्दी से जवाब दिया, और चेकी ने भी इस बात में सर हिला दिया जैसे वो अपने शोहर की बात की तस्दीक कर रही हो। कोमो अब कहाँ होंगी? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हमसे तो वो खुद रब्ता करती है। चांग ने जवाब दिया। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम किस फ्रीक्वेंसी पर उससे रब्ता कायम करते हो? इमरान ने पूछा। मैंने बताया तो है कि वो खुद रब्ता करती है। चांग ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। ठीक है,
इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख चेकी की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। कमरा चेकी की खौफनाक चीख से गूंज उठा। वो कुर्सी समेत पीछे उलट गई थी। क्या तुमने चेकी को मार डाला? चांग ने बेख्तियार उछलकर खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए कैप्टन शकील ने उसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर उसे वापस कुर्सी में धकेल दिया। नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने की हल्की सी सज़ा चेकी को मिली है। उसका एक कान गायब हो गया है, इमरान ने बड़े सर्द लहजे में कहा। चेकी इस दौरान उठ खड़ी हुई थी। उसका दायां कान वाकई गायब हो चुका था, जिस पर उसने हाथ रखा हुआ था, और उसका हाथ खून से तर हो चुका था। उसके चेहरे पर शदीद दहशत मौजूद थी, इस कदर दहशत कि उसकी आवाज़ भी ना निकल रही थी। दूसरे लम्हे वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो खावर ने उसे संभाल कर दोबारा सीधी की हुई कुर्सी में धकेल दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। अब झूठ बोला तो गोली चेकी की पेशानी में पड़ेगी, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मैं सच बोल रहा हूँ, चांग ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पर इमरजेंसी में तुम मादाम कोमो से बात करते हो। ना बताई तो बगैर कोई बात किए गोली चला दूंगा और तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इमरान ने रिवॉल्वर का रुख दोबारा कुर्सी पर बेहोश पड़ी हुई चेकी की तरफ करते हुए गुर्राते हुए कहा। यकीन करो, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर मैंने बात करनी हो तो मैं महल के सेक्रेटरी को फ़ोन करूँगा और वो मादाम से जहाँ भी वो होंगी मेरा राब्ता करा देगा, चांग ने जल्दी से कहा, और साथ ही उसने फ़ोन नंबर भी बताना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तुमने कहा है कि तुमने मादाम कोमो को अपने मिशन की रिपोर्ट ट्रांसमीटर पर दी थी। इमरान का लहजा बदस्तूर सर्द था। वो मैंने दुरुस्त कहा था। जोटान जजीरे पर सिर्फ ट्रांसमीटर से ही बात हो सकती है। अलबत्ता वहाँ से फ़ोन के ज़रिए दुनिया के किसी हिस्से में भी बात की जा सकती है, लेकिन बाहर से जजीरे पर फ़ोन कॉल नहीं की जा सकती, चांग ने जल्दी से कहा। जब से इमरान ने उसकी बीवी के ख़त्म होने की धमकी दी थी और उसकी बीवी कान गायब करवाकर बेहोश हुई थी, चांग की तमाम बिगड़ी हुई कलें सीधी हो गई थी। वो अब पूरी तरह ताउन पर आमादा हो गया था और इमरान को अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर मसरत हो रही थी। उसने उस वक्त ही अंदाज़ा लगा लिया था कि चांग को अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत है, जब उसने उसकी बीवी चेकी के चीखने पर गोली चलाई थी, क्योंकि उस वक्त चांग, जो दरवाज़ा अचानक खुलने की वजह से फर्श पर गिर गया था, उठने में मसरूफ़ था। लेकिन बीवी की चीख और फायर की आवाज़ सुनकर वो जिस अंदाज में सब कुछ भूलकर बेड की तरफ मुड़ा था और उसके चेहरे पर जैसे तासुरात उभरे थे, उससे इमरान ने अंदाज़ा लगा लिया था। और यही वजह थी कि वो शुरू से ही चांग को उसकी ज़ाती मौत की बजाय चेकी की मौत और उसके चेहरे के मसक होने की धमकियाँ दे रहा था, और इसलिए उसने चेकी का एक कान भी गोली मारकर उड़ा दिया था। वरना ये कार्रवाई तो वो चांग के साथ भी कर सकता था, लेकिन उसे चांग के चेहरे की बनावट से ही पता चल गया था कि चांग इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक है और ऐसे लोगों पर उनकी ज़ात पर होने वाले तशद्दुद का उलट असर होता है। जैसे जैसे तशद्दुद बढ़ता जाता है, ये लोग उस कदर ही दिफाई अंदाज इख्तियार कर जाते हैं। जोटान जजीरे वाली फ्रीक्वेंसी बताओ, इमरान ने पूछा, और चांग ने इस बार जल्दी से एक फ्रीक्वेंसी बता दी। यहाँ ट्रांसमीटर कहाँ मौजूद है? इमरान ने पूछा। 7 वाले कमरे में अलमारी में है, चांग ने जवाब दिया। जाओ ड्यूड, जाकर ट्रांसमीटर उठा लाओ, इमरान ने सलागो से कहा, और सलागो तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा लेकिन जदीद साख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर वो ट्रांसमीटर ले लिया। वहाँ से कौन बात करेगा? इमरान ने ट्रांसमीटर लेकर चांग से पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो मादाम को ही कॉल करता हूँ, चांग ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। इसके मुंह में रुमाल ठोस दो, इमरान ने चांग के पीछे खड़े हुए कैप्टन शकील से कहा, और कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए जेब से रुमाल निकाला और फिर आगे की तरफ झुककर उसने चांग के जबड़े दबाए और उसका मुंह खोलते ही रुमाल का गोला उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठोंस दिया। लेकिन बात तो चांग ही कर सकता था, सलागो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम खामोश रहो ड्यूड, इमरान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, और सलागो होंठ भींचकर खामोश हो गया। इमरान इस दौरान चांग की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर चुका था। हेलो हेलो, चांग कॉलिंग मादाम कोमो, ओवर, इमरान के हलक से आवाज़ निकली, और सलागो और चांग दोनों इस तरह चौंक कर इमरान को देखने लगे जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये आवाज़ इमरान के ही हलक से निकली है, क्योंकि आवाज़, लहजा, बात करने का अंदाज हूबहू चांग की तरह था, ज़रा बराबर भी फ़र्क न था। इमरान बार बार यही फ़िक्रा दोहरा रहा था। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर का रिसीविंग बल्ब जल उठा। हेलो, जॉर्ज स्पीकिंग फ्रॉम जोटान, ओवर, एक सख्त सी आवाज़ उभरी। मैं चांग बोल रहा हूँ, मादाम कोमो से बात कराओ, इट इज़ मोस्ट एमरजेंसी, ओवर, इमरान ने चांग के लहजे में कहा। मादाम वापस चली गई है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। वापस चली गई है? कहाँ? ओवर, इमरान के लहजे में हैरत थी। अपने महल में गई होंगी, मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता वो यहाँ से चली गई है, ओवर, जॉर्ज ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। महल में कब गई है?
वहाँ तो नहीं पहुँची। ओवर। इमरान ने कहा, यहाँ से तो वो खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए चली गई है और जाने से पहले उन्होंने चीफ बॉस से बात की थी। जो कुछ मैंने सुना है उसके मुताबिक वो कहीं जश्न मसरत मनाने की बात कर रही थी चीफ बॉस से। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो जश्न मसरत कहाँ मनाएंगी। ओवर। जॉर्ज ने जवाब दिया। ओ, फिर तो इंतहाई सीरियस प्रॉब्लम बन गया। अगर मादाम से फ़ौरन रब्ता ना हुआ तो बहुत नुकसान होगा। ओवर। इमरान ने बड़े मायूस से लहजे में कहा। वो किसी पैराडाइज हाउस की बात कर रही थी चीफ बॉस से जश्न मसरत मनाने के लिए, इतना तो मैंने सुना था, लेकिन अब मुझे तो मालूम नहीं कि ये पैराडाइज हाउस कहाँ है। ओवर। जॉर्ज ने कहा। ओह अच्छा, ये मुझे मालूम है, थैंक यू। अब मैं खुद रब्ता कर लूँगा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस सलागों की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद वो कुर्सियों की साइड में पड़ी हुई मेज़ की तरफ बढ़ गया जहाँ टेलीफोन पड़ा हुआ था। उसे यकीन था कि अगर जॉर्ज को मालूम नहीं तो फिर चांग को भी इस पैराडाइज हाउस के बारे में मालूम नहीं होगा। और इस जॉर्ज को तो उसने इसलिए कह दिया था कि उसे मालूम है कि वो मुतमईन हो जाए और मज़ीद इंक्वायरी के चक्कर में ना पड़े। यांग के महल का फ़ोन नंबर जो चांग ने पहले ही बताया था उसके जहन में महफूज था, इसलिए अब वो उस रास्ते से इस पैराडाइज हाउस का सुराग लगाना चाहता था, क्योंकि जॉर्ज की बातों से तो ये हतमी तौर पर मालूम हो गया था कि यांग भी वहीं पैराडाइज हाउस में ही होगा। जाहिर है कोमो अब वहाँ अकेली तो जश्न मसरत मनाने से रही, और जश्न मसरत किस लिए मनाया जा रहा है ये भी उसे मालूम था। जाहिर है मादाम कोमो को उससे और उसके साथियों को ख़त्म कर देने के बाद जश्न मसरत मनाने का हक हासिल था। इमरान ने रिसीवर उठाया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, यांग हाउस। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। चांग बोल रहा हूँ, मादाम कोमो से बात कराओ, इट इज़ इमरजेंसी कॉल। इमरान ने चांग के लहजे में कहा। मादाम कोमो से? ओह सॉरी, उन्होंने तो मना कर दिया है कि एक हफ्ते तक उन्हें कोई कॉल ना की जाए, दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने बताया है कि इट इज़ इमरजेंसी, अगर तुमने कॉल ना मिलाई तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और तुम जानते हो मादाम को, जब उसे मालूम होगा कि तुम्हारा कॉल ना मिलाने की वजह से उससे ऐसा हुआ है तो वो अपना हुक्म तो भूल जाएंगी, तुम्हारी खाल अलबत्ता उधड़ जाएंगी। इमरान ने कहा। अगर उनका हुक्म ना भी होता चांग, तब भी मैं उन्हें कॉल ना मिला सकता था, क्योंकि वो जिस जगह गए हैं वहाँ फ़ोन ही नहीं है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। फ़ोन नहीं है तो ट्रांसमीटर तो ज़रूर होगा, तुम मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो, मैं खुद कॉल कर लूँगा। इमरान ने कहा। लेकिन चीफ बॉस भी साथ है, वो डिस्टर्ब होगा। दूसरी तरफ से हिचकिचाते हुए अंदाज में जवाब दिया गया। ओह, मैंने तो बताया तो है कि बात ना हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बात हो जाने की सूरत में सिर्फ मादाम का ही फ़ायदा नहीं, ओवरऑल चीफ बॉस का भी फ़ायदा है। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। देखो, अगर तुमने ग्रेट बॉल के मुतालिक कोई इत्तला देनी है तो फिर बॉस या मादाम कोमो को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तुम बॉस के नंबर 2 से बात कर सकते हो। चीफ बॉस ने अपनी गैर हाजिरी में उसे मुकम्मल इंचार्ज बना दिया है। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने उसे समझाते हुए कहा। अरे नहीं, ये दूसरा मामला है, तुम फ्रीक्वेंसी बताओ प्लीज़, देर मत करो। ओवर। इमरान ने जवाब दिया और इस बार जवाब में उसे एक फ्रीक्वेंसी बता दी गई। इमरान ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया और फिर सलागों के हाथ से ट्रांसमीटर लेकर उसने उस पर ऑपरेटर की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन दबा दिया। हेलो हेलो, चांग कॉलिंग मादाम कोमो। ओवर। इमरान ने बटन दबाते ही तेज़ लहजे में कहा। हेलो, लंबागा अटेंडिंग फ्रॉम पैराडाइज हाउस। ओवर। एक मिनमिनाती सी आवाज़ सुनाई दी। मैं चांग बोल रहा हूँ, लंबागा, मादाम कोमो का नंबर 2। मैंने मादाम कोमो से फौरी बात करनी है, मुझे बताया गया है कि वो यहाँ चीफ बॉस के साथ आई हुई है। ओवर। इमरान ने चांग के लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में पैराडाइज हाउस का नाम सुनकर चमक सी आ गई थी, क्योंकि अब ये बात कन्फर्म हो गई थी कि यांग और कोमो दोनों वहाँ मौजूद हैं या पहुँचने वाले हैं। मिस्टर चांग, मादाम और चीफ बॉस दोनों ने यहाँ पहुँचना तो है, मुझे उनके यहाँ आने और एक हफ्ते तक ठहरने के ऑर्डर मिल तो गए हैं, लेकिन वो अभी पहुँचे नहीं हैं, किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। शायद किसी ज़रूरी काम की वजह से उन्हें पहुँचने में देर हो गई हो। ओवर। दूसरी तरफ से लंबागा ने जवाब दिया। ओह, अगर वो नहीं पहुँचे तो ठीक है, मैं भी यही चेक करना चाहता था, क्योंकि मुझे मादाम ने हुक्म दिया था कि मैं उनके पहुँचने से पहले यहाँ पहुँचकर उसकी हिफाजत के इंतज़ामात मुकम्मल कर लूँ। मुझे तैयारी में देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं मादाम पहले ना पहुँच गई हो। ओवर। इमरान ने बात बनाते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप, किसकी हिफाजत? ओवर। लंबागा के लहजे में बेपनाह हैरत थी। पैराडाइज हाउस की, और किसकी? आखिर मादाम और चीफ बॉस ने एक हफ्ते तक यहाँ रहना है। ओवर। इमरान ने जवाब दिया। ओह, फिर आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है मिस्टर चांग, उन्होंने किसी और की हिफाजत की बात की होंगी। पैराडाइज हाउस तो ईस्ट कोस्ट पर है, और ईस्ट कोस्ट ऐसी जगह है जिसका इल्म सिवाय मेरे, चीफ बॉस और मादाम कोमो के अलावा दुनिया भर में और किसी को नहीं है, इसलिए यहाँ हिफाजत का क्या सवाल। ओवर। लंबागा के लहजे में बेपनाह तंज था।
आप किस दुनिया में रहते हैं मिस्टर लंबागा? ईस्ट कोस्ट जजीरे को अगर किसी नक्शे में ज़ाहिर नहीं किया गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इल्म किसी को नहीं है। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। वैसे उसे ज़ाती तौर पर इस ईस्ट कोस्ट का इल्म ना था, लेकिन उसके नाम की बिना पर उसने अंदाजे से जजीरा कह दिया था। यही तो कह रहा हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है। ईस्ट कोस्ट जजीरा नहीं है, आप बेफिक्र रहें। मादाम और चीफ बॉस को यहाँ कोई खतरा पेश ना होगा। ओवर, लंबागा ने हंसते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है, वाकई मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन प्लीज़ लंबागा, क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी फरमाएंगे? आप जानते तो हैं मादाम और चीफ बॉस की तबीयत को। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैंने गलत समझा है तो मुझे गोलियों से उड़ा देंगे। प्लीज़, अगर आप उनसे इस कॉल के मुतालिक बात ना करें तो मेरी जान बच जाएगी। ओवर, इमरान ने इस बार इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा। मैं समझता हूँ मिस्टर चांग, चीफ बॉस को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊँगा। ओवर, लंबागा ने हंसते हुए कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, यह आपका मुझ पर ज़ाती एहसान होगा। आप जब भी दारुल हुकूमत तशरीफ़ लाएँ मुझे ज़रूर मिलें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। ओवर, इमरान ने वाकई इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी उलझन पैदा हो गई थी कि जैसे ही मादाम कोमो को चांग की इस कॉल की इत्तला मिलेंगी वो मशकूक हो जाएंगे और फिर वो न जाने कहाँ छुप जाए और इमरान को उनकी तलाश के लिए टकरे मारनी पड़े। लेकिन अगर लंबागा उन्हें कॉल के मुतालिक बताता ही नहीं तो फिर कम अज़ कम एक हफ़्ता उसे इस ईस्ट कोस्ट की तलाश के लिए मिल जाएगा और उसे यकीन था कि वो उसे बहरहाल ढूंढ निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चांग, आप जिस दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत दूर है और फिर मैं तो जंगल में रहने का इस कदर आदी हो चुका हूँ कि अब शहर के नाम से ही वहशत होती है मुझे। ओवर, लंबागा ने कहा और जंगल का लफ्ज़ सुनते ही इमरान की आंखें चमक उठी। ये एक शानदार क्लू था। अच्छा, बहरहाल मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। गुड बाय, ओवर एंड ऑल, इमरान ने इंतहाई तशकुराना लहजे में कहा और बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इस दौरान चेकी होश में आ चुकी थी, लेकिन खावर ने उसका मुंह दबा रखा था ताकि वो कोई आवाज़ ना निकाल सके और इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा सलागों की तरफ बढ़ा दिया और खावर ने भी चेकी के मुंह से हाथ हटा दिया। चेकी का एक हाथ मुस्तकिल तौर पर गायब हो जाने वाले कान की जगह पर जमा हुआ था। अब अगर तुम दोनों अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो मुझे बताओ कि ये ईस्ट कोस्ट कहाँ है? इमरान ने दोबारा जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये नाम सुन ही पहली बार रहा हूँ, चांग ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर छुट्टी करो, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने यक्के बाद दिगरे दोबारा ट्रिगर दबा दिया और गोलियां धमाकों के साथ यक्के बाद दिगरे करीब करीब बैठे हुए चांग और उसकी बीवी चेकी के दिल में घुस गईं और वो दोनों ही कुर्सियों पर तड़पने लगे। उनके चेहरे यकलक बुरी तरह मसक हो गए थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक तड़प भी ना सके और साकित हो गए। इनकी मौत ज़रूरी थी, वरना मादाम कोमो और यांग तक बात पहुंच ही जाती। आओ अब चले, अब सिर्फ हमारा काम इस ईस्ट कोस्ट को तलाश करना रह गया है। इमरान ने रिवॉल्वर जेब में रखकर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। मेरा ख्याल है अगर ओल्ड बेली को भारी रकम दी जाए तो वो बता सकेगा। वो बाचान और उसके गिर्द के इलाके के एक एक चप्पे से वाकिफ़ है। किसी ज़माने में वो बहरी डाकू था, फिर एक स्मगलिंग रैकेट का सरबराह बन गया। अब बेहद बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र तकरीबन 125 साल है और यहाँ तक सुना गया है कि यांग किसी ज़माने में उसके रैकेट का एक रुकन था। सलागो ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। उसने ट्रांसमीटर वहीं मेज़ पर ही रख दिया था। अच्छा, फिर ज़रूर उससे मिलेंगे, लेकिन वो ट्रांसमीटर? इमरान ने चौंक कर सलागो के खाली हाथ को देखते हुए कहा। ट्रांसमीटर? वो तो मैंने मेज़ पर रख दिया है, क्यों साथ ले चलना है? सलागो ने चौंक कर कहा। ओह, उस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट है इस पैराडाइज हाउस की, वो नहीं रहनी चाहिए, जाकर उसकी फ्रिक्वेंसी बदल दो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने बदल दी है इमरान साहब, पीछे आते हुए कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और सलागो के चेहरे पर एक बार फिर तहसीन के आसार उभर आए। इमरान और उसके साथियों की जहानत और उनकी कारकर्दगी से वो खुद बहुत कुछ सीख रहा था।